वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक जैसा कि नाम ही है, फोर्स, बल। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही परिभाषा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है अथवा उसे विरूपित कर देता है। ठीक है, वही पुरानी परिभाषा। क्या बोले हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है अथवा किसी वस्तु को विरूपित कर देता है। ठीक है, क्या कहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह क्या करता है। नंबर एक काम ये तो कर सकता है कि क्या कर सकता है, विराम में कोई वस्तु है तो इसको विराम अवस्था को परिवर्तित करके क्या कर सकता है, गति में ला देगा, या गति में है तो उसको विराम में ला देगा। दूसरे नंबर पर क्या कहे हैं, या तो लाने का प्रयास करेगा, या हम कह सकते हैं कि अगर वेग है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि वेग को क्या कर सकता है, घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी विराम को गति में कर सकता है, या वेग है तो अगर बल लगेगा तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकता है, या तो ये करने का प्रयास करेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि गति की दिशा भी बदल सकता है। क्या कर सकता है, ये गति की दिशा को भी बदल सकता है। ठीक है, गति की दिशा को भी बदल सकता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, बल किसी वस्तु को विरूपित कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। डिफॉर्म मीन्स उसका फॉर्म ही चेंज कर दे, यानी कि उसके शेप साइज में अंतर कर दे। ठीक है, परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे उसका शेप या साइज। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे विरूपित। ठीक है, तो ये विरूपित भी कर सकता है। तो कह सकते हैं कि बल क्या है, तो एक बाह्य कारक है जो चाहे तो किसी वस्तु की विराम अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, वेग को घटा बढ़ा सकता है, गति की दिशा को बदल सकता है या उसे विरूपित कर सकता है। ठीक है, तो बल ये सब काम कर सकता है और परिभाषा तो वही है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक जो होता है, ये होता है इसका एसआई मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक है, सीजीएस मात्रक इसका जो होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक जो होता है वो होता है इस तरह से, हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर, ये ग्राम है, लिखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग इसको डाइन भी पढ़ते हैं, डाइन। ठीक है, एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। यही न्यूटन और डाइन में संबंध है, एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये हो गया बल का मात्रक। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो बल का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाता है, तो देख सकते हैं ये किग्रा है, किग्रा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं। ये मीटर है, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। और ये टाइम है, टाइम का
ये नीचे है इसलिए हम -2 लगा देते हैं। तो ये जो होता है डायमेंशन फार्मूला फोर्स हो जाता है mLT⁻²। क्या हो जाता है? mLT⁻² हो जाता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है। बल किस प्रकार की राशि है? तो बल एक सदिश राशि है। ये भी आपको, ठीक है, यहाँ लिख देंगे या यहीं लिख लीजिए, नीचे जगह नहीं है। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसे हम लोग कैपिटल एफ, बल को यानी फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल का SI मात्रक क्या होता है? किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग न्यूटन करते हैं। और CGS सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग डायन करते हैं। ठीक है। 1 न्यूटन का मान 10⁵ डायन होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स, ठीक है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? mLT⁻² होता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ये देखने कि ये जो फोर्स होता है ये अलग अलग, जैसा कि यहाँ पर देखे हैं कि गति क्यों बदल रहा है, वेग की दिशा बदल रहा है। यानी अगर हम अलग अलग तरह से बल लगाएं अलग अलग दिशाओं से, तो गति की जो दिशा होगी या गति होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी। ठीक है। तो थोड़ा इस पर भी विचार करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम कहें कि जिस दिशा में ये वेग है, ठीक है, अगर वेग की दिशा में बल लगे, यदि वेग की दिशा में, देखिए ये वेग की दिशा है, इसी दिशा में अगर बल लगता है, वेग की दिशा में बल लगता है, तो जो गति होगी वो क्या होगी? ऐसे में जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन। कब? जब वेग की दिशा में ही बल लगे, यानी कोई वस्तु जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में और बल लगा करके उसे उसकी गति को बढ़ा दिया जाए तो वो लीनियर मोशन होगा, सीधे सीधे जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि वेग के परपेंडिकुलर दिशा में बल लगे, वेग मान लो ये वेग है, ठीक है, और यहाँ पर जो बल लगे इसके ठीक परपेंडिकुलर दिशा में लगे। ठीक है। अगर यहाँ पर कैसा रहे, ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया फोर्स। फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इस प्रकार से जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति होगी। ठीक है। कब वृत्तीय गति कब होगी? जब वेग के लंबवत यानी परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? वृत्तीय गति होगी या वृत्ताकार गति होगी, सर्कुलर मोशन जिसको हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि कुछ ज्यादा कोण पर, 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर लगे, ठीक है, यानी कि इसके अलावा कोई एंगल पर लगे, जैसे 0 से लेकर के किसी भी, जैसे ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, ये फोर्स की जो ये फोर्स है, फोर्स की दिशा मान लो थीटा है और ये थीटा की वैल्यू कितना है? तो थीटा की वैल्यू 0 से अधिक हो और पाई से कम हो। ठीक है। यानी 0 से पाई के बीच में हो, 90 होगा तब तो ये सीधे सीधे सर्कुलर होगा। लेकिन अगर 90 ना हो करके कुछ अदर होगा तो ऐसे में जो पाथ बनेगा वो पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है। जब ये किसी अदर एंगल पर लगेगा जो कि एंगल 90 ना हो और 0 और 180 के बीच में होगा तो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। इसी तरह से अलग अलग दिशाओं से अगर लगे, ठीक है, तो हेलिकल पाथ बनेगा। जैसे कि ये
कोई वस्तु इधर जा रही थी, अब यहाँ से फोर्स लग जाए, इधर जा रहा था तो इस पर इस दिशा से फोर्स लग जाए, फिर जैसे ये मुड़ा इधर आया, ठीक है, तब तक इधर से फोर्स लग जाए, फिर इधर मुड़ा तब तक यहाँ से फोर्स लगे, यानी जब फोर्स अलग अलग दिशाओं में चलेगा तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से, ये इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ बनेगा, ठीक है। तो हेलिक्स टाइप का ये बन जाएगा जब अलग अलग दिशाओं से वेलोसिटी पर अलग अलग दिशाओं से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग दिशा से जैसा फोर्स लगेगा वेलोसिटी उस प्रकार से चेंज होगी, और मोशन का भी अलग अलग रूप, जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक और हेलिकल अलग अलग रूप मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया फोर्स। अब थोड़ा सा देख लिया जाए टाइप ऑफ फोर्स, या इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। फोर्स का क्लासिफिकेशन, बल का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस यानी बलों का वर्गीकरण, बलों का वर्गीकरण, बलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वर्गीकरण, बलों का वर्गीकरण। देखो हम लोग अगर नेचर के हिसाब देखें, ठीक है, फोर्स के नेचर के अनुसार यानी बलों की प्रकृति के आधार पर देखें तो हम लोग बलों को 3 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, पहला जो होता है उसको हम लोग संपर्क बल बोलते हैं, हिंदी में संपर्क बल, संपर्क बल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये संपर्क बल होता है कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो ये कांटेक्ट फोर्स तब लगता है जब किसी वस्तु के संपर्क में जाकर लगाया जाए, ठीक है। कोई भी वस्तु, जैसे कि जो भी काम, बैलगाड़ी खींचा जाता है तो वो कांटेक्ट रहता है तभी खींचा जाता है, ठीक है। ट्रैक्टर ट्राली को खींचता है, या कोई गाड़ी में जो उसका एक्सल है या उसमें जो शाफ्ट है वो उसको पहियों को घुमाता है, तो कब घुमाता है, जब वो संपर्क में रहता है। तो इस प्रकार से ये जो बल होंगे जो संपर्क में आकर लगते हैं, ठीक है, उनको कांटेक्ट में रह कर लगते हैं, तो इस सारे टाइप को जो फोर्स होते हैं, इस टाइप के फोर्स, उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे बल जो संपर्क में या वस्तु के संपर्क में रहकर लगते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके उदाहरण होंगे, जैसे बैलगाड़ी खींचना, ठीक है, फुटबॉल को ठोकर मारेंगे तो भी कांटेक्ट में जाकर ही मारते हैं। तो इस टाइप के जो फोर्स होते हैं ये सब इसके उदाहरण है कांटेक्ट फोर्स की। दूसरा जो होता है, ये जो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसको असंपर्क लिखते हैं, असंपर्क बल, असंपर्क बल, ठीक है, इसको लिखते हैं नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये असंपर्क बल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी ये बिना संपर्क में आए लगे, ठीक है। जो ऐसे बल जो बिना संपर्क में यानी एक दूसरे को टच न करे, दूर से ही बल का अनुभव हो जाए, ठीक है, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे ये पेन को अगर हम नीचे छोड़ देंगे तो पृथ्वी इसके संपर्क में नहीं है, फिर भी इसे गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, किसी पार्टिकल को अपनी ओर खींचता है तो संपर्क में नहीं रहता फिर भी उसे खींच लेता है। इसी तरह से मैग्नेट क्या है, किसी लोहे के वस्तु को खींचता है, ठीक है, या मैग्नेट को ही खींचता है, तो संपर्क में नहीं रहता है तो भी खींचता है। तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है,
और संपर्क बल के उदाहरण हैं। एक तीसरा जो होता है अनुवर्ती बल बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स है, ठीक है, अनुवर्ती बल, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स है, यानी अनुवर्ती बल क्या होता है, तो ये वो बल होते हैं, ठीक है, ये वो बल होते हैं जो वैसे तो अस्तित्व में नहीं रहते हैं, ठीक है, ये बल आमतौर पर अस्तित्व में नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही किसी वस्तु पर संपर्क बल कार्य करना शुरू करेगा तुरंत ये भी अस्तित्व में आ जाते हैं। जैसे कोई वस्तु रखी है, विराम अवस्था में है, ठीक है, तो उस पर कोई बल नहीं लग रहा, लेकिन जैसे ही उस पर हम बल लगा करके पुश करने की कोशिश करेंगे तो घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि एक अनुवर्ती बल है। एक कोई स्प्रिंग है, स्वतंत्र अवस्था में है, कोई बल नहीं, लेकिन जैसे इसको खींच करके छोड़ेंगे तो प्रत्यानयन बल, उसमें जैसे खींचेंगे प्रत्यानयन बल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स। इस जो रिस्टोरिंग फोर्स है, फ्रिक्शन है। इसके अलावा कोई, ठीक है, वस्तु को अगर हम एक इलास्टिक फोर्स लगा देते हैं तो इलास्टिक फोर्स भी इसी कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से ये फोर्स को मेनली हम लोग 3 तरह से बांटते हैं, उसके नेचर के आधार पर। वैसे अलग अलग तो स्थिति के अनुसार हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि ससंजक असंजक बल आगे स्थिति के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा भी कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए नेचर के आधार पर तो यही है, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स, ठीक। तो आज केवल फोर्स ही, अगले टर्न पर मोमेंटम की बात किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।